आज हम एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, प्राचीन भारत के इतिहास में। कोशिश करेंगे कि इस पूरे विशाल इतिहास को कुछ ही मिनटों में समेट लें। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरुआत एक बड़े दिलचस्प सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे देश के इतने सारे नाम क्यों हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे महाकाव्यों और पुराणों में इसका नाम मिलता है भारतवर्ष, मतलब भरत का देश। फिर क्या हुआ? यूनानी आए। उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहना शुरू कर दिया और बस उसी से इस जमीन का नाम पड़ गया इंडिया। और फिर सदियों बाद जब मध्यकालीन इतिहासकार आए तो उन्होंने इसे हिंदुस्तान नाम दिया। मतलब एक ही देश, लेकिन नाम कई। और हर नाम के पीछे देखिए तो एक पूरी कहानी छिपी है। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय ये हमें बिल्कुल शुरुआत में ले जाएगा, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। हम देखेंगे कि इतिहास के पहले निशान कैसे मिले और भारत की पहली महान सभ्यता कौन सी थी। तो सवाल उठता है कि भाई इतिहासकार ये सब जानते कैसे हैं? मतलब हजारों साल पुरानी पहेली को वो जोड़ते कैसे हैं? इसे समझने के लिए मान लीजिए कि उनके पास अतीत में झांकने के लिए 3 खिड़कियां हैं। पहली खिड़की है धर्मग्रंथ, जैसे कि हमारे वेद। इनसे उस जमाने के समाज और उनकी सोच की एक झलक मिल जाती है। दूसरी खिड़की है ऐतिहासिक ग्रंथ। इनसे पता चलता है कि राजनीति कैसी थी, शासन कैसे चलता था। और तीसरी और बहुत जरूरी खिड़की वो है विदेशी यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत। इनसे हमें एक बाहरी नजरिया मिलता है कि बाहर के लोग हमारे बारे में क्या सोचते थे। और इन्हीं धर्म ग्रंथों में सबसे अहम है हमारे 4 वेद। ये हमें उस समाज की एक कमाल की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ऋग्वेद जो सबसे पुराना है, उसमें हमें एक गायत्री मंत्र मिलता है और वर्ण व्यवस्था का भी जिक्र पहली बार यहीं आता है। फिर है सामवेद। ये बड़ा दिलचस्प है। ये ऋग्वेद की ही ऋचाओं को संगीत में ढाल देता है। कहा जाता है कि भारतीय संगीत की जड़ें यहीं से जुड़ी हैं। यजुर्वेद एक तरह से एक रूल बुक है। यज्ञ और अनुष्ठान कैसे करने हैं उसके नियम इसमें हैं। और आखिर में आता है अथर्ववेद, जो हमें आम लोगों की दुनिया में ले जाता है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके जादू टोने, दवा दारू, इन सब चीजों के बारे में बताता है। अच्छा, लिखित सबूतों के हिसाब से देखें ना तो इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, मतलब वो जमाना जिसका कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड है ही नहीं। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ लिखावट तो मिली है, पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। और फिर आखिर में आता है ऐतिहासिक काल, वो दौर जहां से हमें लिखे हुए सबूत मिलने लगते हैं, जिन्हें हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो चलिए इसी आद्य ऐतिहासिक काल की सबसे बड़ी मिसाल सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। कमाल की बात यह है कि ये लोग अपने समय से सदियों, जी हाँ सदियों आगे थे। सोचिए जरा, उनके शहर एकदम प्लान्ड थे, ग्रिड पैटर्न पर बने हुए, जैसे आज का चंडीगढ़। वो एक स्टैंडर्ड साइज की पक्की ईंटें इस्तेमाल करते थे। और तो और दुनिया का पहला सैनिटेशन सिस्टम, मतलब नालियों की व्यवस्था उनके पास थी। गुजरात के लोथल में उनका एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, जहां से मेसोपोटामिया तक व्यापार होता था। और हाँ, उनकी वो रहस्यमयी लिपि, जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतनी एडवांस्ड, इतनी जबरदस्त शहरी सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? सच कहूं तो ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कोई एक पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी थ्योरी है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज हुआ, सरस्वती जैसी नदियां सूख गईं और शायद इसी ने उनके पूरे कृषि पर टिके समाज की नींव हिलाकर रख दी। चलिए अब कहानी के दूसरे अध्याय में चलते हैं। ये वो दौर है जहां समाज के नए नियम कानून बने, बड़ी बड़ी दार्शनिक क्रांतियां हुईं और भारत के पहले विशाल साम्राज्यों का उदय हुआ। इसी वैदिक काल में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जो शुरुआती वैदिक समाज था वो काफी फ्लेक्सिबल था, मतलब वर्ण व्यवस्था काम पर आधारित थी, कर्म पर। महिलाएं भी सभाओं में हिस्सा लेती थीं और इंद्र उनके सबसे बड़े देवता थे। लेकिन फिर आया लोहा। लोहे के इस्तेमाल से खेतीबाड़ी में क्रांति आ गई और समाज बदल गया। अब हम आ गए उत्तर वैदिक काल में। यहाँ आके वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, महिलाओं की हालत थोड़ी गिरी और इंद्र की जगह ले ली प्रजापति ने, यानी सृष्टि के रचयिता ने। और जैसे जैसे समाज बदल रहा था, वैसे वैसे भारत का राजनीतिक नक्शा भी बदल रहा था। अब छोटे छोटे कबीले नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े राज्य बन रहे थे। इन्हीं को कहा गया महाजनपद। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक ऐसे 16 महाजनपद थे और इनमें से 4 मगध, कोसल,
वत्स और अवंती सुपर पावर बनकर उभरे और फिर इनके बीच शुरू हुई एक लंबी लड़ाई, सत्ता के लिए, वर्चस्व के लिए। समाज में जब इतनी उथल-पुथल मची हो ना, तो लोग नए रास्ते खोजते हैं। और इसी दौर में दो बड़े दार्शनिक आंदोलन सामने आए जिन्होंने वैदिक कर्मकांडों पर सवाल उठाए। एक था बौद्ध धर्म, जिसने मध्यम मार्ग दिखाया, उनका लक्ष्य था इच्छाओं को खत्म करके निर्वाण पाना। और दूसरा था जैन धर्म, जिसने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया और उनका परम लक्ष्य था कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान और मुक्ति। उस सत्ता की लड़ाई में आखिर में जीत मगध की हुई और यहीं से मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। और इसी साम्राज्य के सबसे महान सम्राट हुए अशोक। अशोक ने एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी सोच सामने रखी, जिसे कहा गया धम्म। ये कोई नया धर्म नहीं था, ये तो जीने का एक तरीका था, एक मॉरल कोड था। अशोक ने तलवार के जोर पर जीतने के बजाय अपने साम्राज्य को प्यार से, अहिंसा और सहिष्णुता के सिद्धांतों से जोड़ने की कोशिश की। और अशोक के दिल में क्या चल रहा था, ये उनकी इस बात से पता चलता है। ये शब्द उन्होंने कलिंग के भयानक युद्ध के बाद कहे थे, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो ये सिर्फ एक राजा का आदेश नहीं था, ये उस इंसान की आवाज थी जिसे जंग की हकीकत ने अंदर तक बदल कर रख दिया था। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं और मौर्यों के बाद के दौर में चलते हैं। ये एक ऐसा समय था जब भारत संस्कृतियों का एक चौराहा बन गया, एक मेल्टिंग पॉट, क्योंकि उत्तर पश्चिम से कई नए लोग यहाँ आए। और इन लोगों के भारत आने के पीछे की कहानी बड़ी मजेदार है। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। हुआ ये कि चीन ने अपनी महान दीवार बना ली। इससे क्या हुआ, वहां की युची जैसी घुमंतू जातियां पश्चिम की तरफ बढ़ने लगीं। उन्होंने अपनी जगह से शकों को धकेला, शकों ने आगे पार्थियनों को धकेला, और आखिर में ये सारे के सारे हिंद यवन, शक, पार्थियन और कुषाण एक के बाद एक भारत में दाखिल हो गए। और जब ये नए शासक आए तो वो अपने साथ अपनी संस्कृति भी लाए और उन्होंने यहाँ बहुत कुछ नया किया। जैसे हिंद यवनों ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए जिन पर राजा की शक्ल बनी होती थी। शक राजा रुद्रदामन ने संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख लिखवाया। और कुषाण राजा कनिष्क तो बहुत ही पावरफुल थे। उन्होंने सिल्क रूट पर कब्जा किया, बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया और गांधार आर्ट को भी उन्हीं का संरक्षण मिला। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जिसे अक्सर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। ये विज्ञान, कला और संस्कृति के लिहाज से एक जबरदस्त दौर था। और इस गोल्डन एज के एक बड़े आर्किटेक्ट थे समुद्रगुप्त। उनकी फौजी जीतों का जिक्र इलाहाबाद के स्तंभ लेख में मिलता है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। इसी वजह से उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। लेकिन वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। कमाल की बात यह है कि उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, मतलब एक महान योद्धा जो एक बेहतरीन कलाकार भी था। समुद्रगुप्त के बाद आए उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने इस विरासत को और भी बुलंदियों पर पहुंचाया और उनका दरबार एक खास नंबर के लिए मशहूर था। वो नंबर था 9। जी हाँ, उनके नवरत्न यानी 9 हीरे। उनका दरबार उस समय के बेस्ट माइंड्स का अड्डा था। सोचिए, एक ही जगह पर कालिदास जैसे महान कवि, वराह मिहिर जैसे ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉमर और अमर सिंह जैसे विद्वान मौजूद थे। यही वो बौद्धिक और कलात्मक माहौल था जिसने गुप्त काल को सच में एक स्वर्ण युग बना दिया। और अब हम अपने कहानी के आखिरी अध्याय पर पहुंचते हैं। अब बात होगी प्राचीन भारत के एक आखिरी महान सम्राट हर्षवर्धन की। उनका राज एक नए युग की शुरुआत से पहले शाही एकता की आखिरी शानदार झलक जैसा था। हर्ष के राजा बनने की कहानी बड़ी ही नाटकीय और दुख भरी है। सोचिए, पहले उनके पिता की मौत हुई, फिर उनके बहनोई का कत्ल हो गया। जब उनके भाई बदला लेने गए तो उन्हें भी धोखे से मार दिया गया। हद तो तब हो गई जब उनकी बहन सती होने जा रही थी। तब सिर्फ 16 साल के हर्ष ने उन्हें बचाया और थानेसर और कन्नौज, इन 2 बिखरे हुए राज्यों को एक करने का बीड़ा उठाया। सोचिए, एक 16 साल का लड़का और उसके कंधों पर एक साम्राज्य का बोझ। अच्छा, एक बात याद रखनी जरूरी है। जब उत्तर भारत में ये सब हो रहा था, तब दक्षिण में भी एक अलग ही इतिहास रचा जा रहा था। वहां संगम काल के चोल, पांड्या और चेर जैसे महान साम्राज्य थे। और बाद में पल्लवों ने द्रविड़ मंदिर बनाने की जो कला शुरू की, वो आज भी दक्षिण भारत की शान है।
तो ये पूरा सफ़र हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हमने सिंधु घाटी की प्लानिंग देखी, अशोक का धम्म समझा, गुप्तकाल की कला को जाना और हर्ष की एकता को भी देखा। तो आखिर किसी साम्राज्य को महान क्या चीज़ बनाती है? क्या सिर्फ फौजी ताकत, या फिर कला और संस्कृति की चमक, या फिर वो महान विचार जो सदियों तक जिंदा रहते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।